आज की इस वीडियो में हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 3। इससे पहले हम यूनिट 1 और यूनिट 2 कर चुके हैं और मैं बता दूं कि ये सेकेंड ईयर की सीरीज चल रही है। फर्स्ट ईयर का सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और उनके एग्ज़ाम्स देने की प्रिपरेशन करनी है आपको, तो आप उन वीडियोस को देख लें। वहाँ पर पॉइंट वाइज आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसा कि मैं सेकेंड ईयर के कोर्स में भी कर रही हूँ। तो मेरा मेन मोटिव होता है पॉइंट वाइज ही आपको नोट्स प्रोवाइड करूं और एक्सप्लेन करूं, ताकि आप एग्जाम में पॉइंट वाइज आंसर लिखें और उसको एक्सप्लेन करें। तो पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है ये भी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर के सारे 10 के 10 पेपर जो हैं वो डाल दिए हैं, और कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर ये भी बता दिया है। तो ये चीज़ें आप अदर वीडियोस में देख लें। और यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट 3 की, जो कि फिजिकल एजुकेशन का है और जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो नाम ही इसका है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर कराई जाती हैं, या फिर ऐसे प्रोग्राम जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इन चीज़ों पर ही हमारी चर्चा यहाँ पर होगी। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको करेंगे। तो सिलेबस में जो सबसे पहली चीज़ जो पॉइंट है आपके पास, वो है शारीरिक शिक्षा, इसका कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय और प्राथमिक स्तर पर इसका महत्व। तो दो चीज़ें आपको पहले पॉइंट में मिल जाएंगी। तो यदि बात करें हम कॉन्सेप्ट ई कि शारीरिक शिक्षा जो है वो होती क्या है, कॉन्सेप्ट का मतलब तो यही है ना कि उसका अर्थ क्या है, वो क्या होता है, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें। तो जो शारीरिक शिक्षा है वो शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सबसे पहली चीज कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो हमारी एजुकेशन का एक अभिन्न अंग है, एक पार्ट है वो, जिसे हम अलग नहीं कर सकते। और ये किस लिए होता है? सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। और शिक्षा का भी तो यही उद्देश्य है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, और फिजिकल एजुकेशन का भी यही लक्ष्य है। तो दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तीसरी चीज कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बिल्कुल, शारीरिक तथा शिक्षा। इसको देख के ही पता चल जाएगा इसका सीधा सा अर्थ क्या होता है। शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य, शक्ति, सहनशीलता, गति, फुर्ती और खेल के मैदान पर शारीरिक प्रदर्शन को देखना कि जो आपका शरीर है वो कैसे काम कर रहा है इन इन जगहों पर या फिर इन इन तरीकों से। उसके बाद जो शारीरिक विकास की ये दिशा में योगदान देता है। हाँ जी, अगर आपको फिजिकल एजुकेशन का ज्ञान है तो आपका जो विकास है ना बॉडी का, वो भी अच्छे से होगा, क्योंकि आपको हर चीज की नॉलेज होगी। कौन सी बीमारी, क्या क्या लक्षण, कब कैसे क्या करना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर की जाती हैं। इस पहले और दूसरे यूनिट में भी हमने जो है रोगों की बात की थी। सेकेंड यूनिट में तो पूरा हमारा बीमारियों के ही ऊपर था, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो फिजिकल एजुकेशन बहुत ही जरूरी है हमारे एजुकेशन के लिए भी। तो यहीं से इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। ये शारीरिक गतिविधियों से संबंधित है। तो ये मैं जितने भी पॉइंट बता रही हूँ ना, इन सबको रिलेट करके आपस में आप एक आधा पैराग्राफ या फिर एक पेज का पैराग्राफ भी बना सकते हैं, और चाहे तो पॉइंट वाइज भी अपना आंसर कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। शिक्षा के साथ शारीरिक जुड़ने पर शिक्षा की प्रक्रिया ही पूर्ण मानी जाती है। कि जब शिक्षा के साथ शारीरिक यानी कि फिजिकल एजुकेशन जुड़ जाता है, तो ही हम कहते हैं कि हमारी शिक्षा अब पूर्ण हो गई है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर आपका क्लियर। लेकिन मैंने बताया है कि जब हम आंसर करते हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें डेफिनेशन भी देनी होती है। इससे हमारा आंसर और भी ज़्यादा भार आ जाता है, हमारे आंसर में बहुत वेटेज आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर दो परिभाषाएं बताई हैं, आपको जो सुटेबल लगे वो याद कर लीजिए। यहाँ पर एक जो परिभाषा है जेपी थॉमस की, इन्होंने कहा है कि शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शारीरिक क्रियाओं के द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व का विकास तथा उसके तन, मन, आत्मा को पूर्णतः संपन्न बनाया जा सकता है। तो इनकी ये डेफिनेशन है। एक और हमारे हुए हैं जो मनोवैज्ञानिक, वो हैं डेलबर्ट और बर्टिफ्यू। इन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों और गतिविधियों शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति में गतिविधियों के द्वारा आते हैं। तो ये तो 2 लाइन की डेफिनेशन है, आप इजीली जो है इसको याद कर लेंगे। तो इसको भी याद कर लें या फिर कहीं नोट डाउन कर लें, ताकि जब एग्जाम आए या फिर टेस्ट आए या फिर असाइनमेंट आए तो आप ये डेफिनेशंस वहां पर फटाक से लिख दें। तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया, डेफिनेशन हमने कर ली। अब बात करेंगे महत्व की या फिर आवश्यकता की या भूमिका की। एक ही बात है कि शारीरिक शिक्षा क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज ही मैं बताऊंगी। स्वास्थ्य का ज्ञान, बिल्कुल मैं यहाँ पर पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन आप याद रखें कि आपको इसको इलेबोरेट भी करना है, ऐसे 4-5 लाइन्स में, जितना आपका क्वेश्चन मार्क्स पे डिपेंड करता है, ठीक है।
कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो स्वास्थ्य और ज्ञान, तो शारीरिक शिक्षा से कहीं ना कहीं हेल्थ, अभी हमें ज्ञान मिलता है, बच्चे को ज्ञान मिलता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो बच्चे अपनी हेल्थ से भी क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। दूसरी चीज, ये अवकाशकालीन समय का सदुपयोग, कि ये जो अवकाशकालीन समय होता है, जो टाइम बच्चों के पास एक्स्ट्रा होता है, ऐसे में वो फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि दौड़ना हुआ, व्यायाम करना हुआ, आसन करना हुआ, मेडिटेशन हुआ, ये सारी ही चीजें फिजिकल एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तीसरा महत्व है शारीरिक योग्यता का विकास। हाँ जी, जो फिजिकल एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं जो योग्यता होती है हमारे शरीर में या बच्चे के शरीर में, उसे बाहर लाता है, उसे एक अवसर देता है प्रदर्शित करने का। चौथा, चरित्र निर्माण। फिजिकल एजुकेशन द्वारा बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, गत्यात्मक गुणवत्ता का विकास होता है। गत्यात्मक यानी जो भी वो गामक विकास होते हैं, उसके जो भी वो हाथ पैरों को चलाता है, काम करता है, क्रियाएं करता है। अनुशासन बनाने में सहायक, खेल कूद और इन चीजों में अनुशासन ही होते हैं, नियम होते हैं, तो इन चीजों से उसे अनुशासन बनाने में भी बच्चों को सहायता मिलती है। याद रखिएगा कि हम प्राथमिक लेवल पर ही बात कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास में सहायक, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मानसिक आराम मिलता है फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज करने से। नेतृत्व का गुण आता है बच्चे के अंदर। और 10वां है अभिव्यक्ति व आत्मविश्वास भी बच्चे के अंदर आते हैं। तो ये सारे महत्व है। आप देख लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर आए, 5 पॉइंट लिखिए, 10 नंबर आए, 10 पॉइंट लिखिए। मैंने यहाँ पर पूरे 10 पॉइंट आपको बता दिए हैं, जिसमें से 5 तो याद रहेंगे ही। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा, शारीरिक शिक्षा के प्रकार तथा प्राथमिक स्तर पर उन्हें संगठित करने की विधियां। इसके अंदर शारीरिक गतिविधियों एवं कार्यक्रम के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पर हम करेंगे। तो देख लीजिए, जब वर्गीकरण की बात करते हैं तो फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन सी चीजें आ सकते हैं, आप खुद ही बताइए। यहाँ पे इन्होंने पूछा कि शारीरिक शिक्षा के प्रकार यानी कि वर्गीकरण और प्राथमिक स्तर पर उन्हें संगठित करने की विधियां कौन कौन सी हैं, आप कैसे आयोजन करेंगे इन चीजों का। तो मैंने बताया कि शारीरिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर वर्गीकरण, कि यहाँ पर हमने जो ये प्रकार वर्ड है इसको हमने डिफाइन कर दिया। हमने किस बेसिस पर डिफाइन किया है कि गतिविधियों और कार्यक्रम, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या होती है, गतिविधियां होती हैं या फिर प्रोग्राम्स होते हैं, तो इन्हें किस आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं या प्रकारों में बांटते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे यहाँ पर 8 जो है प्रकार दिए हुए हैं, इन सबके नाम देख लीजिए। इलेबोरेट आप खुद करेंगे, एक्सप्लेन आप खुद करेंगे। पहली चीज हमारी शारीरिक गतिविधियों के अंदर आती है खेल कूद संबंधित क्रियाएं, ये फिजिकल एजुकेशन के अंदर आएगा। इसके अंदर सारे खेल आ जाएंगे, जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी। आधारभूत व्यायाम, फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती है वो बच्चों को पता चलती है। तीसरा, उपचारात्मक और सुधारात्मक क्रियाएं। हाँ जी, इसके अंदर ही फर्स्ट एड और कैसे दिया जाता है, उपचार कैसे करना है, डॉक्टर ना हो तो आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें भी इसी के अंदर आती हैं। फिर आत्मरक्षात्मक क्रियाएं, इसके अंदर ही हमारी आत्मरक्षात्मक क्रियाएं जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ना, जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो सारी चीजें आती हैं। जिम्नास्टिक आता है, यौगिक क्रियाएं आती हैं, मनोरंजनात्मक क्रियाएं भी फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही आता है, और पूरक खेल भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये हो गया इसका वर्गीकरण। यही तो इन्होंने पूछा कि इसके प्रकार क्या है, तो हमने ये जो वर्गीकरण किया है ये जरूर बता दें कि गतिविधियों और कार्यक्रमों के आधार पर किया है। अब आगे चलते हैं, अगला है हमारा शारीरिक उपयुक्तता। अब ये उपयुक्तता क्या है, फिजिकल फिटनेस। इंग्लिश में तो फिटनेस सुना ही होगा कि फिटनेस कितनी जरूरी है, तो अभी हमें पता चल गया कि फिटनेस को हिंदी में उपयुक्तता कहते हैं। तो शारीरिक उपयुक्तता से आप क्या समझते हैं, यानी कॉन्सेप्ट और फिर इसके तत्व। तो चलिए देख लेते हैं फिजिकल फिटनेस से क्या समझते हैं हम। तो जो शारीरिक उपयुक्तता होती है वो शक्ति की ऐसी शारीरिक अवस्था की ओर संकेत करती है, यानी जो हमारा फिजिकल फिटनेस है वो एक ऐसी अवस्था होगी जिसमें अपने जीवन यापन कार्यों को करने हेतु यथेष्ट शक्ति, उत्साह, स्फूर्ति, चुस्ती तथा सजगता देखने को मिलती है। तो हमारी फिटनेस हम कब कहेंगे कि हमारे अंदर फिजिकल फिटनेस है, जब हम हमारे जितने भी कार्य हैं उन सभी को हम स्फूर्ति से, चुस्ती से, सजगता से, उत्साह, शक्ति, यथेष्ट से करने योग्य हो। तो अगर हम डेली बेसिस पे काम ही ना कर पाए तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम फिजिकल फिटनेस है ना। तो ये चीज हो गया। जो व्यक्ति दैनिक कार्यों को करने में कोई विशेष थकावट अनुभव नहीं करते, मान लीजिए जो डेली बेसिस वर्क होते हैं उनको करने में हमें कोई थकावट नहीं होती, तथा जिनके पास कार्य, आराम और मनोरंजन सभी के लिए पर्याप्त स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति रहती है, उन्हें ही हम शारीरिक रूप से उपयुक्त
व्यक्तियों श्रेणी में रखते हैं। यानी जो ये सारे काम करेगा वही बंदा क्या होगा, फिजिकली फिटनेस के अंदर आएगा। ये नहीं कि थोड़ा एक बाल्टी पानी उठाया और हम थक के बैठ गए, तो फिर ये फिजिकल फिटनेस थोड़ी ना हुआ। अब आगे चलते हैं, इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तत्वों की बात करेंगे कि शारीरिक उपयुक्तता जो है, फिजिकल फिटनेस जो है, वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो फिजिकल एजुकेशन के जो उपयुक्तता की बात करें तो शारीरिक उपयुक्तता के अवयव से तात्पर्य है हमारे शरीर की उन विशेषताओं से या आधारों से जिन पर हमारा जो फिटनेस है वो निर्भर करता है। तो हमारे शरीर की कौन कौन सी गतिविधियां या चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारी फिटनेस निर्भर करेगी। तो पहली चीज हो गई हृदय तथा रक्त वाहिकाओं की क्षमता, कि जो हमारा दिल है, हमारा हृदय है, वो अपना काम अच्छे से करे। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा भागे या बाल्टी पानी हमने सीढ़ियों से चढ़ाया और हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया है, या फिर हमने कोई ऐसी चीज देख ली डरावनी और हम तुरंत बहुत ज्यादा डर गए, हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। तो इस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज बल या शक्ति, जो पावर होती है, अगर आपकी पावर कम है तो आपके अंदर फिटनेस भी नहीं आएगी। तीसरी चीज गति, जितने भी मोशंस आप दिन भर में करते हैं। सहनशीलता, किसी भी चीज को सहने की, मान लीजिए आपको छोटी मोटी चोट भी लग जाती है तो क्या आप उसको नजरअंदाज करके अपने काम कर रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, उस छोटी सी चोट को लेकर बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल फिटनेस डाउन है। उसके बाद लचीलापन, आपकी बॉडी में लचीलापन कितना है। अगर आपकी बॉडी लचीली नहीं है तो आप जो है फिजिकली फिटनेस होने में आपको बहुत ही कठिनाई होगी, आप कामों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। संतुलन होना चाहिए आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में, फुर्ती होनी चाहिए और तालमेल होना चाहिए। तालमेल ये होता है कि आप अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को अलग अलग तरीकों से काम करें। मतलब जब आप चल रहे हैं तो साथ ही साथ आप हाथों से भी अपना कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे आपकी एक ही इंद्रिय काम करे, तो आपको सारी इंद्रियों से काम करवाना है। तो यही इसके क्या हो जाते हैं, तत्व हो जाते हैं या फिर अवयव हो जाते हैं। आगे चलते हैं, योग से परिचय। योगा आ गया। अब इस अभी कॉन्सेप्ट और आवश्यकता, दो चीजों की बात की जाएगी। तो योग एक कॉन्सेप्ट को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो हम सभी को पता है योग क्या होते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली पता है कि योग क्या होते हैं, लेकिन उसको एग्जाम में कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है, ये चीज हमें यहाँ पर जाननी है। तो योग जो है वो संस्कृत भाषा की युज धातु से ये निकला है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना। तो अब देख लेते हैं कि योग किसको किससे मिला रहा है। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि ये जोड़ता है और मिलाता है। इस प्रकार देख लीजिए कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। जो हम योग वगैरह करते हैं उसमें हमारी जो बॉडी है वो इतनी इतनी रिलैक्स हो जाती है कि हमें लगता है कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिल रही है। यह मनुष्य के गुणों और शक्तियों का भी मिलन है, बिल्कुल, कि व्यक्ति में जब सद्गुण आ जाते हैं, सारे के सारे गुण आ जाते हैं, वो क्रोध नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो ईर्ष्या नहीं करता, वो चिढ़ता नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो योग उसने प्राप्त कर लिया है। योग मनुष्य की चेतना के विकास का ही एक विज्ञान है। इसका अर्थ होता है जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण। मतलब जो आपकी बॉडी है, आपके अंदर, आपकी आत्मा के अंदर कोई भी खामियां नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो फिर वही भगवान तो वही होते हैं ना जिनके अंदर कोई कमी ना हो। तो जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं योग के, तो हम कहते हैं कि हमने आत्मा से परमात्मा का मिलन करा दिया। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2 घंटे आंख बंद करके पड़े हुए हैं। आपके मतलब योग का मतलब मेडिटेशन नहीं होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपके अंदर वो सारे गुण आए जो ईश्वरीय शक्ति में होते हैं। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण भी ये योग ही कहलाता है। चलिए, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैं डेफिनेशन भी करवाती हूँ। तो हमारे जो महान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, टीचर बहुत बड़े रह चुके हैं, तो उन्होंने ही इसकी डेफिनेशन दी है छोटी सी, कि योग वह पुरातन पथ है, पथ यानी रास्ता है, जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है। तो ये बिल्कुल ही इजी सी डेफिनेशन है, अभी ही याद हो गई होगी आपको। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लाभ, महत्व, आवश्यकता, भूमिका, व्हाटएवर। आप कुछ भी क्वेश्चन में है, पॉइंट आपको यही लिखने हैं। तो देख लीजिए, योग के तो हजारों फायदे हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से 12-13 बता दिए हैं। शारीरिक शुद्धता आती है, रोगों से बचाव व उपचार पता चलता है, मानसिक तनाव को कम करता है, शरीर को सुंदर बनाता है, शिथिलता प्रदान करता है, आसन ठीक करता है, पोस्चर जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आसानी पूर्वक किया जा सकता है, आध्यात्मिक विकास में सहायक है, लचक में वृद्धि करता है, मोटापे को या स्थूलता को कम करता है, स्वास्थ्य में सुधार लाता है, नैतिक और आचरिक मूल्यों में भी वृद्धि करता है। तो इनमें से आप
पॉइंट जो है 10-12 जो भी हैं वो याद कर ले। सॉरी ये थोड़ा बैक हो गया, हम दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम योग कर रहे थे, हाँ जी इधर आ जाइए। तो ये योग के महत्व और बाकी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं नीचे अगले टॉपिक पे। कुछ आधारभूत आसनों के प्रकार, हाँ जी ये आपके सिलेबस में ही है। आधारभूत यानी जो बेसिक आसन होते हैं हमारे, उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। मतलब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, मैं नाम बताऊंगी जो बेसिक होते हैं सिर्फ वही, क्योंकि पेपर में भी जब आपको कुछ आधारभूत आसनों के प्रकार लिखने के लिए आएंगे तो आप इन्हीं 4-5 आसनों को लिखेंगे, क्योंकि ये बेसिक होते हैं और सब कर सकते हैं, सबको इसके बारे में मालूम होता है, ये इतने डिफिकल्ट भी नहीं होते। तो पहला जो आसन है वह पद्मासन, इसे कमलासन भी बोलते हैं। मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप एक बार इंटरनेट पर जाकर ये पद्मासन या फिर कमलासन सर्च करेंगे तो आपको ना फोटो भी दिखाई दे जाएगी, तो आप उसमें इजीली देख लेंगे कि पद्मासन में जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। क्योंकि यहाँ पर तो मैं बोलकर या फिर ये जो लिखा हुआ है ये पढ़कर बताऊंगी, तो थोड़ा सा आप इमेजिन शायद ना कर पाए, तो जो आप अगर इसको फोटो को देख लेंगे ना इंटरनेट पे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो जो कमलासन है इसमें क्या होता है कि पैरों तथा हाथों की आकृति कमल जैसी हो जाती है, इसीलिए इसको पद्मासन भी कहते हैं। इसमें और क्या होता है कि दाएं पैर और बाईं जांघ पर और बाएं पैर और दाईं जांघ पर रखकर, हाथों की अंजलि बनाकर एड़ियों पर रखकर, कोहनी बाहर की तरफ होनी चाहिए और बाकी का शरीर सीधा रखना है और आंखें बंद करके ध्यान लगाइए। तो ये होता है पद्मासन। आप एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लें और फोटो देख लें। इसके हाँ जी जो इम्पोर्टेंट है वो है लाभ। मैं हर आसन के बारे में और फिर उसका लाभ, ये दोनों ही चीजें बताऊंगी। अगर एग्जाम में भी आता है तो आपको हर आसन के बारे में और उसका लाभ जरूर लिखना है। तो पद्मासन के क्या लाभ होते हैं कि मांसपेशियां, नाड़ियां, जोड़े मजबूत करता है, रक्त संचार को ठीक करता है, विकार दूर करता है, तनाव दूर करता है और याददाश्त और बुद्धि में भी विकास करता है। अगला है हमारा वज्रासन। ये शरीर का निचला भाग वज्र के समान बनाना होता है। अपने बाबा रामदेव का देखा होगा, नहीं देखा तो अभी इंटरनेट पर सर्च करके देख लें। इसमें क्या होता है कि पैरों को मोड़ते हुए कूल्हे के नीचे रखें और कमर सीधी रखें, और क्या करना है आपको कि दोनों हथेलियां घुटनों पर रखनी है और नासिका के अग्र भाग पर ध्यान केंद्रित करना है या फिर आंख बंद करनी है। इसके लाभ क्या होते हैं कि वज्र के समान पुष्ट और मजबूत बनाता है आपको, पाचन शक्ति अच्छी होती है, ध्यान को एकाग्र व स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, पीठ व छाती के रोग दूर रहते हैं और मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। अब जो ये तीसरा है हमारा वो है सुखासन। हाँ जी सुखासन नाम से पता चल रहा है सुख मिलेगा इसमें, तो इसको भी आप सर्च कर लें इंटरनेट पे। ये क्या करता है, आसन शुरू करने का ये प्राथमिक चरण होता है। इसमें क्या करना है कि शांत मन होना चाहिए और शांति से बैठना है सिर्फ। देखिए सुखासन यानी आसन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सुखासन, बस कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाना है शांत मन से बस। दोनों पैरों को क्या करें कि जांघों के नीचे रख दें और दोनों हथेलियों को घुटने पर रख दें और मन को शांत रखें। इसके लाभ क्या है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है, विकास मुक्त करता रहता है, या आपको लचीलापन लाता है, बेहतर रक्त परिसंचरण कर लेता है। ये सारी ही चीजें जो है सेम ही है हर आसन में, तो आप एक याद कर ले और फिर बना के आप हर आसन के जो लाभ हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद चौथा है मकरासन। इसमें क्या होता है, मगरमच्छ की तरह पानी के जो बाहर विश्राम करना होता है हमें। पेट के बल लेट जाओ, पैरों में 2.5 फुट अंतर होना चाहिए, यहाँ पे अंतर होना चाहिए, एड़ी भीतर की ओर होगी, दोनों हाथ मोड़कर एक दूसरी भुजा पर पकड़ें और शरीर को ढीला छोड़ दें। ये मकरासन है, आप इसको इंटरनेट पे देख लें फोटो हिस्ट्री। इससे लाभ क्या होगा, भूख बढ़ेगी, अच्छी नींद आएगी और जो आपकी ग्रंथियां हैं वो अच्छे से काम करेंगी, मजबूत होंगी। ठीक है, यहाँ पर लास्ट और पांचवा जो आसन मैंने दिया है वो है त्रिकोणासन। इसमें क्या करना है कि दोनों पैरों के बीच 3 फुट की या फिर 4 फुट के फासले से खड़े हो जाओ। आगे झुकते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर के पास रखिए और दाहिना हाथ ऊपर की ओर और सीधा रखिए। बहुत इजी है ये, आप एक बार इस इंटरनेट पे देखो, ऐसे हाथ ऊपर करना है और एक हाथ नीचे करना है और गर्दन को दाईं ओर घुमाकर ऊपर दाहिने हाथ की ओर देखें। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, आप एक बार फोटो जरूर देख लें। कुछ समय इसी स्थिति में रहो और फिर दोबारा से पहली स्थिति में आ जाओ और फिर दूसरी तरफ भी आपको वैसा ही करना है। इसके लाभ क्या है कि कमर और गर्दन का व्यायाम हो जाएगा, अग्नाशय सक्रिय होता है, मधुमेह के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो जो डायबिटीज के मरीज हैं वो ये त्रिकोणासन जरूर ट्राई करें।
चलिए अगला टॉपिक है अष्टांग योग। अष्टांग योग सुना होगा पहले भी, इसे राजयोग भी कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए हैं और इसलिए ही इसका नाम अष्टांग योग रखा गया है। तो इसके अंदर कौन कौन से 8 जो है वो अंग है वो मैं बता देती हूँ आपको, और फिर एक्सप्लेन तो आपको खुद ही करना है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनकर आता है ये डिपेंड करता है। सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं यहाँ पर रिलीज कर दूंगी, अभी मेरे पास नहीं है। जैसे ही मुझे, मैं लेटेस्ट चाहती हूँ कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स हों वो मैं यहाँ पर डिलीवर करूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। फिलहाल जो है आप अपना सिलेबस कीजिए, नोट्स बनाइए, डेफिनेशन पॉइंट्स ये सब लिखते जाइए, क्योंकि एंड में किताब पढ़ने का टाइम नहीं होता है। अभी आप किताब पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन एंड टाइम पर नहीं होता इतना टाइम। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारे अष्टांग योग कौन कौन से। सबसे पहले आता है यम। देखिए आपकी मतलब कहा जाता है कि जो हमारी जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो इसी अष्टांग योग के इर्द गिर्द घूमती है। हम स्टेज वाइज आगे जाते हैं और हम जितना आगे जाते हैं ना, हम उतने ही अच्छे होते जाते हैं या फिर सुचारू रूप से अपना काम करते हैं। जैसे कि पहली चीज है यम। अगर आपके अंदर अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ऐसे गुण हैं, आप सत्य बोलते हैं, आप हिंसा नहीं करते, आप दूसरों से जलते नहीं हैं, तो आपने पहली स्टेज हासिल कर ली है, यानी कि आप यम बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर ये सारे अवगुण नहीं है, तो आपके अंदर ये सारे गुण है तो आप क्या बन रहे हैं, यम। चलिए आप यम बन रहे, आगे चलते हैं। अब क्या करना है, आपको नियम की तरफ चलना है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास शौच होना चाहिए, ये अपनी संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान, यानी आपके पास जो है आप उसी में संतोष करें, आप तप करने के लिए तैयार रहें, यानी त्याग से ना डरें, स्वाध्याय करें, खुद पढ़ें, खुद चीजों को समझें। अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो आपने सेकंड स्टेज भी पा ली है। थर्ड स्टेज है आसन। इसके अंदर सभी आसन आ जाएंगे, जैसे पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया। अभी मैंने बेसिक 5 आसन आपको बताए हैं, तो यदि आप वो 5-6 आसन करते हैं या फिर अदर और भी आसन करते हैं तो आपने थर्ड स्टेज भी हासिल कर ली है। उसके बाद आप यहाँ से खुद को भी आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं अपना भी कि हम कौन से स्टेज पर हैं। अभी आप जितना आगे जाएंगे उतने ही अच्छे होते जाएंगे। उसके बाद आता है प्राणायाम, ये हम आगे करेंगे, आगे अभी टॉपिक में आएगा ये क्या होता है, सांस से रिलेटेड चीजें होती है कि हम अपनी सांस को कितनी देर तक रोक सकते हैं। अगर हम अपनी सांस को भी नियंत्रित में कर ले रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं नियंत्रण की बहुत सारी पावर है। तो हमने चौथी स्टेज भी हासिल कर ली। 5वां है प्रत्याहार, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं हम उस पर विजय पा लें। आंख हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, हम फालतू नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, हमारे मुंह पर हमारा कंट्रोल है, हमारे कान पर हमारा कंट्रोल है, हमारी आंखों पर हमारा कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि आंखों को जो चीज अच्छी लग रही है हम वही देखेंगे, हमें पता है कि वो चीज सही नहीं है तो हम वो नहीं देखेंगे। तो ये चीज अगर आपके अंदर है तो आपने प्रत्याहार भी पा लिया। छठी चीज है धारणा, किसी भी एक अंग पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि एकाग्रता कहीं ना कहीं। अब ये अंग की ही बात नहीं करेंगे, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एकाग्रता कहाँ होनी चाहिए, सीटेट पे। कोई भी फालतू की चीज, मूवी और ट्रिप वगैरह आपको हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। अगर आपके अंदर ये गुण है तो आपने धारणा को भी पा लिया है। आगे चलते हैं। 7वां है ध्यान, बिल्कुल मेडिटेशन होता है ये। इसमें क्या होता है, परम सत्ता से एकाकार हो जाना। अगर आपके अंदर ऊपर वाले 6 के 6 गुण आ गए तो अब ध्यान लगाने में ना आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे तो आपके मन में ये नहीं चलेगा कि आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वहां जाना है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, क्योंकि ये सारी चीजों से तो आप ऊपर उठ चुके होंगे। उसके बाद लास्ट में आता है 8वें नंबर पर समाधि। तो ये तो भैया बिल्कुल ही परमात्मा से मिल जाने के बराबर है। इसमें क्या होता है कि ध्यान के पश्चात जब आपने ध्यान लगा लिया तो ये वही चीज हो गई कि आपने क्या किया, परमानंद की अनुभूति कर ली। तो ये समाधि तक पहुंचना तो इन हम मनुष्य की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अवगुण सबके अंदर होते हैं, कोई ना कोई अवगुण तो होता ही होता है। कभी ना कभी झूठ बोलना और चिढ़ना, दूसरों से जलना, तो ये सारी चीजें तो हमारे अंदर है ही, हर किसी में। तो ये समाधि प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये हमारे ऋषि मुनियों ने दी हुई है ये अष्टांग। तो फिर अष्टांग योग, तो मैंने ये आठों यहाँ पर क्लियर कर दिए। आप इन्हीं को इलेबोरेट और एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक प्राणायाम, जैसा कि अभी ये अष्टांग योग के अंदर भी आया था। तो प्राणायाम क्या है, प्राण और आयाम,
इन दो चीजों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है श्वास वायु, यानी कि जो ऑक्सीजन ही तो हम लेते हैं अंदर जब हम सांस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सांस को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है, ऐसा याम या फिर ऐसा आयाम जिसमें आप अपनी सांसों को भी नियंत्रित कर लें। तो देख लीजिए, प्राणायाम इज द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ प्राणायाम। तो भाई अगर आप कंट्रोल कर ले रहे हैं, रेगुलेशन कर ले रहे हैं अपने प्राणों पर, अपनी सांस पर, क्योंकि हमारी सांस ही तो हमारे प्राण होते हैं, तो ये सांस से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए, एक है पूरक यानी कि सांस को लेना, उसके बाद रेचक यानी सांस को बाहर निकालना। ये जो वोकैबुलरी है ये संस्कृत की है, तो थोड़ा आपको रटना पड़ेगा। उसके बाद ये दो चीजें हो गई, सांस अंदर लेना और बाहर निकालना, ये दोनों काम हम रोज करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुंभक यानी सांस को रोक कर रखना। मेन चीज है ये कि हम देखिए कुछ लोग 5 मिनट तो नहीं, मुझे नहीं पता, पर कुछ लोग जो है प्रैक्टिस करने से 1-2 मिनट तक तो अपनी सांस रोक ही लेते हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो अंतः कुंभक और बाहरी कुंभक दो तरह का होता है। एक होता है अंदर सांस लेके रोके रहना, दूसरा होता है कि सांस ही न लेना, तो वो बाहर कुंभक हो गया। तो ये सारी चीजें आपके प्राणायाम के अंदर आएंगी, ये सारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अब आगे चलते हैं, प्राणायाम द्वारा वृद्धि व विकास में सहायता। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है कि प्राणायाम के द्वारा हम अपनी वृद्धि और विकास में कैसे सहायता कर सकते हैं। पहली चीज कि जो प्राणायाम है उसको करने से निद्रा को बढ़ावा मिलता है और हमें सुखमय बनाता है, तो हमारी वृद्धि विकास भी अच्छे से होगी। उसके बाद ये तनाव को कम करता है, अगर तनाव कम होगा तो हमारी वृद्धि और विकास में सहायता मिलेगी। सचेतन करता है यानी कि हमारी जो आलसपन है उसको दूर करता है, इससे भी हमारी वृद्धि विकास होगा। और गामा प्रदर्शन में वृद्धि करता है, तो इनडायरेक्टली हमारा वृद्धि विकास हो रहा है। फेफड़ों को कार्य को सुधारता है, अगर फेफड़ों में दिक्कत ना हो तो हम अच्छे से वृद्धि विकास कर सकते हैं। और अंतिम चीज है रक्त संचरण, वही हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर अच्छा है, हम कंट्रोल अच्छे से करते हैं, हम जल्दी थकते नहीं है, तो हमारी वृद्धि और विकास भी अच्छे से होगा। तो ये आपका जो था यूनिट 3 था फिजिकल एजुकेशन का, सेकेंड ईयर का। आई होप कि आपको समझ भी आ गया।